बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 IAS 21 MCQs। फर्स्ट MCQs में वो क्या कह रहा है, रिक्वायरमेंट में पहले हम देख लेते हैं। वो कह रहा है कि स्टार लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज द परचेज ऑन 19 दिसंबर 2019, यानी 19 दिसंबर को उसको परचेज किस अमाउंट से रिकॉग्नाइज करनी चाहिए। तो 19 दिसंबर को उस पहली लाइन में वो बता रहा है कि ऑन 19 दिसंबर स्टार लिमिटेड बाउट गुड्स फॉर 80,000 ब्रिटिश पाउंड्स। 80,000 ब्रिटिश पाउंड से उसने परचेज़ की है, ठीक है। और एट डेट ऑफ ट्रांजैक्शन द एक्सचेंज रेट वाज 186। तो जिस दिन ख़रीदा उसी दिन के रेट से हम रेट को करेंसी को कन्वर्ट करके रिकॉग्नाइज़ करेंगे। तो उस दिन जो करेंसी रेट चेंज था वो 186 था। 186 पाकिस्तान रुपीज़ इज इक्वल 1 पाउंड। तो 80,000 को 186 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका आंसर आ गया 14,880,000। तो इतनी अमाउंट से रिकॉग्नाइज कर देंगे हम परचेज़ को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। MCQ नंबर 1 ऑप्शन नंबर ए। सेकंड MCQ सेकंड भी सेम ही है, बस रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। रिक्वायरमेंट वो कह रहा था कैरिंग अमाउंट ऑफ ट्रेड पेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव ऑन 31 दिसंबर 2019 शैल बी, यानी ईयर एंड पे कितने से वो जो परचेज़ की है हमने उसका पेबल कितने से आ रहा होना चाहिए। तो ईयर एंड का जो रेट है वो कितना है, इक्वलेंट रेट वाज 1 पाउंड इज इक्वल 182 रुपीज़। तो 182 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 182 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 14,56,000। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। जिस दिन हमने कोई चीज़ ख़रीदी उस दिन का रेट लगाएंगे। और साल ख़त्म हो रहा है तो मोनेटरी आइटम्स है, अगर मोनेटरी आइटम है तो फिर उस 31 दिसंबर या ईयर एंड का रेट लगा देंगे, ठीक है। आगे MCQ नंबर 3। MCQ नंबर 3 में वो कह रहा था अमाउंट ऑफ MCQ सेम ही है, दोबारा से वही MCQ, बस रिक्वायरमेंट डिफरेंट है। रिक्वायरमेंट पूछ रहा था अमाउंट ऑफ एक्सचेंज गेन और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019, यानी साल जब ख़त्म हो रहा है तो हमें गेन या लॉस कितना आ रहा है जो करेंसी चेंज होने की वजह से है, कितना गेन या लॉस हम रिकॉर्ड करेंगे। तो हमने शुरू में कितने से उसको रिकॉग्नाइज़ किया था ये है, बाद में ईयर एंड पे कितने से रिकॉग्नाइज़ किया वो ये है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा गेन या लॉस आ जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को माइनस करें तो आंसर आ रहा है 320,000। तो ये हमारे पास गेन या लॉस आ जाएगा, ठीक हो गया। और अब ये कैसे पता चलेगा गेन है या लॉस है। पहले हमने रिकॉर्ड किया था पेएबल है ना, हमने कोई चीज़ किससे ख़रीदी तो पेएबल है हमारे लिए पैसे, तो पेएबल है। तो पेएबल हमने रिकॉर्ड किया था 14 मिलियन, ठीक है, 880,000। और हमें बाद में पे करना पड़ेगा, वो कितना पे करना पड़ेगा 14,560,000। तो जब कम पे करना पड़ेगा तो वो गेन हो जाएगा हमारा। तो इस वजह से हमारा 320,000 का आ जाएगा गेन। तो थर्ड का हो जाएगा ए। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट MCQ पे चलते हैं। नेक्स्ट भी सेम ही MCQ है। पूछा था अमाउंट ऑफ एक्सचेंज गेन और लॉस टू रिकॉग्नाइज ऑन 3 फरवरी। 3 फरवरी को जब पेमेंट हुई है तब कितना गेन या लॉस रिकॉर्ड करना है, ठीक है। साल के एंड पे हमारे पास जो पेबल है वो कितने से रिकॉर्ड है 14.56 मिलियन से, ठीक है। और 3 मिलियन को हमने पेमेंट की है। तो जब हमने पेमेंट की है उस वक़्त सेकंड लास्ट लाइन में वगैरह स्टार लिमिटेड पेड द क्रेडिटर ऑन 3 फरवरी 2020 व्हेन एक्सचेंज रेट वाज 188 पाकिस्तान रुपीज़ इक्वल 1 पाउंड। तो 188 के बराबर है उस वक़्त। तो 188 से मल्टीप्लाई कर देंगे 80,000 को और डिफरेंस निकाल लेंगे जितने से रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड कितने से 14.56 मिलियन से। 188 मल्टीप्लाई 80,000, आंसर आ गया 15,040,000। अब इनको माइनस कर देंगे,
डिफरेंस आ गया 480,000, ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस आ गया 480,000। अब इतने से रिकॉर्ड था, हमें पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ रही है। जब पेमेंट ज़्यादा करनी पड़ रही है तो इसका मतलब हमारा लॉस आ गया, ठीक है। तो इस वजह से जो 3 फरवरी को जिस दिन पेमेंट हुई है उस दिन हमारे पास 480,000 का लॉस आ गया। 480,000 का लॉस ऑप्शन नंबर डी में वो कह रहा है, तो चौथे का डी हो जाएगा, ठीक है। आगे हम फिफ्थ एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। फिफ्थ एमसीक्यूज़ में वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही है। एन एंटिटी कैन हैव ओनली वन प्रेजेंटेशन करेंसी, यानी एक कोई भी जो एंटिटी है उसके पास सिर्फ एक करेंसी होनी चाहिए जिस पे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अपनी ड्रा करे। तो ऐसा नहीं है, किसी भी कोई भी करेंसी हो सकती है, ठीक है, ज़्यादा भी हो सकती है। जैसे कंसोलिडेशन अगर बन रही है तो वो किसी और करेंसी में पेरेंट बनाएगा, दोनों के इकट्ठी एक ही करेंसी में। अच्छा, सेकंड में वो कह रहा है फंक्शनल करेंसी इज़ द करेंसी ऑफ प्राइमरी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन विच एन एंटिटी ऑपरेट्स। तो ये बात ठीक है, फंक्शनल करेंसी वही होती है जिस इन्वायरमेंट में कोई भी कंपनी चल रही होती है, उस इन्वायरमेंट में जो करेंसी यूज़ हो रही होती है। जैसे अगर पाकिस्तान में कोई कंपनी चल रही है तो पाक रुपीज़ जो है वो करेंसी वहाँ पे चलेगी, ठीक है। तो इस वजह से ये ठीक हो जाएगा, पहला गलत था। तीसरे में वो कह रहा है एनी करेंसी अदर देन फंक्शनल करेंसी इज़ फॉरेन करेंसी, यानी जो भी फंक्शनल करेंसी है, फंक्शनल करेंसी जैसे पाकिस्तान में पाक रुपीज़ चल रहे होते हैं, और पाक रुपीज़ के अलावा कोई भी अगर करेंसी पाकिस्तान में यूज़ करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो वो फॉरेन करेंसी होगा। तो दूसरा भी ठीक है और तीसरा भी ठीक है। तो एमसीक्यू नंबर 5 का हो जाएगा सी, जिसमें वो कह रहा है 2 और 3 बोथ। तो एमसीक्यू नंबर 5 का हो जाएगा सी, ठीक है। आगे एमसीक्यू नंबर 6 की तरफ चलते हैं। एमसीक्यू नंबर 6 में वो कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्राइमरी इंडिकेटर फॉर डिटरमाइनिंग फंक्शनल करेंसी ऑफ एंटिटी, यानी फंक्शनल करेंसी किसी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या किसी भी मुल्क के फंक्शनल करेंसी फाइंड करने के कौन सा इंडिकेटर नहीं है। तो पहले में वो कह रहा था करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंस सेल प्राइस फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इससे नहीं पता चलता कि ये प्राइमरी इंडिकेटर नहीं है। हम बाहर से फ़ौरन सेल भी कर सकते हैं, फ़ौरन परचेज़ भी कर सकते हैं, तो इस वजह से ये नहीं है। सेकंड में वो कह रहा था करेंसी ऑफ कंट्री whose competitive forces and regulations mainly determine the sale price of its goods or services। तो इससे भी कोई फंक्शनल करेंसी का नहीं पता चलेगा। आगे वो कह रहा था करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ राइजिंग लोन्स एंड इशूइंग इक्विटी आर जनरेटेड। तो तीसरे में वो कह रहा है कि जिसमें जो फंड्स हैं या फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ हैं जिससे पैसे जो जनरेट हो रहे हैं, जिस करेंसी में पैसे जनरेट हो रहे हैं, तो वो करेंसी फंक्शनल होगी। तो ये बात ठीक है। डी में वो कह रहा था करेंसी दैट मेनली इन्फ्लुएंस लेबर मटेरियल एंड अदर कॉस्ट। तो ये भी गलत है कि मटेरियल वगैरह फ़ौरन भी हम ख़रीद सकते हैं, कॉस्ट हम फ़ौरन करेंसी में भी इनकर कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। तो डी भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक होगा, ठीक है। तो 6 का हो जाएगा सी। आगे 7 में कह रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ नॉट अ मॉनिटरी आइटम, ठीक है। मॉनिटरी आइटम कौन सा नहीं है। तो पहला कह रहा है कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक ज़ाहिर सी बात है मॉनिटरी आइटम है। सी में वो कह रहा है ट्रेड रिसीवेबल, ये भी मॉनिटरी आइटम है। डी में वो कह रहा है लोन पेएबल, ये भी मॉनिटरी आइटम है। बी में वो कह रहा था कि इन्वेस्टमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अदर कंपनीज। तो ये जो इन्वेस्टमेंट इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स है ये मॉनिटरी आइटम्स नहीं है, तो ये नॉन मॉनिटरी है। तो इसका हो जाएगा बी 7 का। आगे 8 की तरफ चलते हैं। 8 में वो कह रहे हैं On 19 December 2019, SL sold goods to Clinton for $20,000. At the date of transaction, the exchange rate was $1 is equal 148 rupees. On 31 December 2019, SL financial year end, the equivalent rates were $1 is equal 149 Pak rupees. SL received the amount due on 3 February 2020 when exchange rate was $1 is equal 146 Pak rupees। तो बिल्कुल जैसे पहले एक एमसीक्यू आया था जिसमें 19 दिसंबर को चीज़ें उसने ख़रीदी थी, यहाँ पे भी 19 दिसंबर को चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं। 31 दिसंबर ही ईयर एंड है और पेमेंट हो रही है 3 फरवरी को, ठीक है। अब वो पूछ क्या रहा है, वो कह रहा है कि SL शुड
रिकॉर्ड रेवेन्यू ऑन 19 दिसंबर। 19 दिसंबर को कितने से रेवेन्यू रिकॉर्ड करना चाहिए? तो 19 दिसंबर के एक्सचेंज रेट से रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा। ख़रीदी चीज़ें कितने की हैं, बेची कितने की है? पहले ख़रीदी थी, यहाँ पे बेची है $20,000 से। उसके बाद 19 दिसंबर को जो रेट था वो कितना था? 148। ये 148 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 20,000 मल्टीप्लाई बाई 148, आंसर आ गया 2,960,000। तो इसका 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी उस दिन के रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे जितने की बेची है। तो उस दिन का रेट क्या? 148 पाकिस्तान रुपीज़ इक्वल $1। तो 148 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.96 मिलियन आ जाएगा। सेकंड एमसीक्यूज़ भी सेम ही है। ठीक है, बस उसमें रिक्वायरमेंट का डिफरेंस आ रहा है। रिक्वायरमेंट में सेकंड में वो पूछ रहा है कि एट ईयर एंड ईयर रिसीवेबल ऑन 31 दिसंबर शैल बी प्रेजेंटेड एट। तो बिल्कुल पहले भी इसी तरह का एमसीक्यूज़ आया था। तो 31 दिसंबर को जो रेट था उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। 31 दिसंबर को रेट है 149 रुपीज़। 149 रुपीज़ इज इक्वल $1। तो 149 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 2,980,000। तो ये उसने ऑप्शन नंबर बी में बताया हुआ है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे तीसरा एमसीक्यू भी रिक्वायरमेंट एमसीक्यू सेम है, रिक्वायरमेंट का डिफरेंस है। रिक्वायरमेंट वो कह रहा है द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज गेन और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव ट्रांजैक्शन। वो बस गेन या लॉस पूछ रहा है, कितना आएगा, गेन या लॉस। फिर वैसे ये रिकॉर्ड इतना था, शुरू में रिकॉर्ड इतना हुआ 2.96 मिलियन, और पेमेंट हमें कितनी करनी पड़ी, और पेमेंट आई कितनी, या ईयर एंड पे कितनी पेमेंट आ रही है, कितने रिसीवेबल आ रहा है हमारे पास 2.98 मिलियन। रिसीवेबल हमारा भर गया ईयर एंड पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, गेन। ठीक है, और होगा कितना, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे जो कि आ रहा है 20,000 का हमारे पास गेन आ गया, क्योंकि रिसीवेबल भर रहा है इस वजह से हो जाएगा गेन, और उन दोनों का डिफरेंस लिया तो 20,000। तो 20,000 का गेन, ऑप्शन नंबर ए। अगर 11th एमसीक्यूज़ भी सेम है, सिर्फ रिक्वायरमेंट का डिफरेंस है। द अमाउंट ऑफ एक्सचेंज गेन और लॉस ऑन द रिसीट ऑफ कैश ऑन 3 फरवरी 2020। तो इस एमसीक्यूज़ में 3 फरवरी के रेट से मल्टीप्लाई करके देखेंगे 3 फरवरी का रेट से पेमेंट कितनी आई होगी। ठीक है, 3 फरवरी का रेट है, सेकंड लास्ट लाइन में वो कह रहा है एस एल रिसीव्ड द अमाउंट ड्यू ऑन 3 फरवरी 2020 व्हेन एक्सचेंज रेट वर $1 इज इक्वल 146 पाक रुपीज़। 146 पाक रुपीज़ के बराबर है, कंप्लीट पेमेंट आई होगी। ठीक है, ये हम चेक कर लेंगे कितनी बनती है। ये आ गई 2,09,20,000। ठीक है, अब इतनी पेमेंट आ गई, और हमारी बुक्स में वो 31 दिसंबर को या 3 फरवरी तक कितना आ रहा था, 2.98 मिलियन। अब इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, इतने का आ रहा था 2.98 मिलियन, और पेमेंट आई है हमारे पास कम। ठीक है, पेमेंट कम आई है तो इसका मतलब लॉस हुआ होगा। इन दोनों का डिफरेंस देख लेंगे कितना लॉस हुआ है, तो कितना आ गया 60,000। तो 60,000 का लॉस। एमसीक्यू नंबर 11 का ऑप्शन नंबर डी, 60,000 का लॉस। तो ये आ गया एमसीक्यू नंबर 12। एमसीक्यू नंबर 12 में वो कह रहा है कि ML फंक्शनल करेंसी इज़ पाक रुपीज़। इट बाउट अ प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क फॉर $5 मिलियन on 1 July 2019. The 25% amount was paid immediately and remaining to be paid on 31 October 2019. 25% इमीडिएटली जब ख़रीदा तभी पेमेंट हुई, और बाकी जो है वो पेमेंट होनी है 31 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, 5 मिलियन की टोटल ख़रीदी थी। आगे वो कह रहा है ML फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आगे उसने कहा कि रिवैल्यूएशन हुई है। ML फाइनेंशियल ईयर एंड 30 सितंबर है हर साल। आगे रिवैल्यूड एक्सचेंज रेट्स आर
ठीक है, उसने आगे एक्सचेंज रेट बता दिया। आगे वो कह रहा था फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज़ 5.1 मिलियन ऑन 30 सितंबर 2019। 30 सितंबर को कितनी उसकी अमाउंट हो गया, $5.1 मिलियन। ठीक है, 30 सितंबर को। आगे वो कह रहा था प्रॉपर्टी इज़ बीइंग यूज्ड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस एंड हैज़ यूजफुल लाइफ ऑफ 50 ईयर्स। मून लिमिटेड यूजर्स रिवैल्यूएशन मॉडल, वो यूज़ करता है रिवैल्यूएशन मॉडल। ठीक है, एमएल। आगे वो कह रहा है एट विच अमाउंट अबव प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 30 सितंबर 2019। 30 दिसंबर 2019 की ये थी। वो कह रहा है कितनी अमाउंट से आनी चाहिए उस वक़्त प्रॉपर्टी। तो 30 सितंबर 2019 की वो पूछ रहा है कितने अमाउंट से आनी चाहिए प्रॉपर्टी। ठीक है, 5.1 मिलियन उस वक़्त उसकी डिवैल्यूएशन हुई है, और इसको हम अपनी करेंसी में चेंज कर देंगे, फंक्शनल करेंसी में। फंक्शनल करेंसी पाक रुपीज़ है। 30 सितंबर को रेट किया 158 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 805.8 मिलियन। तो इसका हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 12 का हो गया ऑप्शन नंबर सी। आगे एमसीक्यूज नंबर 13। एमसीक्यूज नंबर 13 में शुरू से सेम है कि एमएल फंक्शनल करेंसी इज पाक रुपीज़। इट बाउट अ प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी खरीदी 5 मिलियन की ऑन 1 जुलाई 2019। 25% पेमेंट फ़ौरन हो गई है, जबकि बाकी 75% पेमेंट 31 अक्टूबर 2019 को होगी। ठीक है, आगे उसने रेट बता दिए 2 जुलाई का 164 पाक रुपीज़ के हिसाब से। तो 5 मिलियन की थी, 2 जुलाई को उसने 1 जुलाई को ख़रीदी है। 1 जुलाई या 2 जुलाई वो एक दिन का हो गया, तो कितने की 164 के हिसाब से आ जाएगी। 164 जो कि ख़रीदने के वक्त रेट है, तो 820 मिलियन आ जाएगा। ठीक है, आगे पूछ कर है फेयर वैल्यू 30 सितंबर को हो गई है। आगे प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट इज़ यूज 50 ईयर्स की उसने यूज़फुल लाइफ बता दी है। ठीक है, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ होता है एमएल में। आगे पूछ कर है, वो कह रहा है कि व्हाट इज़ टोटल चार्ज या क्रेडिट इन प्रॉफिट और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव, यानी टोटल जो चार्ज हो रहा है प्रॉफिट एंड लॉस में कितना आएगा। तो एक तो डेप्रिसिएशन आ जाएगी, डेप्रिसिएशन हम यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं। जुलाई में ख़रीदी है, जुलाई, अगस्त और सितंबर। 30 सितंबर ईयर एंड है, 3 मंथ की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। 50 ईयर्स यूज़फुल लाइफ है, 3 मंथ पे हम कैलकुलेट कर देंगे। तो जब इसको कैलकुलेट किया तो आ गया 4.1 मिलियन। ठीक हो गया, 4.1 मिलियन इसकी डेप्रिसिएशन आ गई। इसके बाद जो एक्सचेंज लॉस आएगा वो भी हमने लिखना है, क्योंकि उसने टोटल क्रेडिट पूछ लिया कि टोटल क्रेडिट कितना आएगा। एक्सचेंज लॉस पेबल में, क्योंकि हमने सारी पेमेंट नहीं की, 75% पेमेंट अभी होनी है। एक्सचेंज लॉस ऑन पेबल हम कैलकुलेट कर देंगे। ये $5 मिलियन की कंप्लीट थी। 25% हमने एट द मोमेंट पेमेंट कर दी थी, बाकी जो 75% पेमेंट है वो हमने बाद में करनी थी। ठीक है, बाद में करनी थी। अब वो हमने 31 अक्टूबर को करनी थी, लेकिन हमें हमारा ईयर एंड जो है वो 30 सितंबर है। 30 सितंबर पे हम कैलकुलेट करेंगे कि कितना करेंसी चेंज होने की वजह से हमारे पास लॉस आया है। 168 30 सितंबर का रेट है और 164 जब हमने ख़रीदा था, तो ये हमारा लॉस आ जाएगा तब तक का 30 सितंबर का। तो हम इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने से आंसर आ गया 15 मिलियन। तो टोटल क्रेडिट आएगा 15 प्लस 4.1 जो कि आ गया 19.1 मिलियन। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ऑप्शन नंबर बी 19.1 मिलियन हम एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एमसीक्यू नंबर 13 भी कंप्लीट हो गया। आगे 14 एमसीक्यूज में वो कह रहा है अर्थ लिमिटेड हैज़ ओवरसीज फ्रेश और लैंड विच इट बाउट फॉर ₹2 मिलियन। 2 मिलियन की उसने लैंड खरीदी है ऑन 1 मार्च 2019। इट यूजेस रिवैल्यूएशन मॉडल अंडर IAS 16 फॉर दिस प्रॉपर्टी।
द फेयर वैल्यू ऑफ लैंड इज़ 2.5 मिलियन ऑन 31 दिसंबर 2019। ठीक है, आगे वो रेट बता रहा है। यकम मार्च को क्या था, $1 इज इक्वल 144 पाक रुपीज़। 31 दिसंबर को था 165 पाक रुपीज़ इक्वल $1। तो पूछ कर रहा है विच ऑफ फॉलोइंग इज़ करेक्ट फॉर इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। कि जब साल ख़त्म हो रहा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या रकमें आ रही होंगी। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कितने का आ रहा होगा, रिवैल्यूएशन सरप्लस कितने का आ रहा होगा, और प्रॉफिट और लॉस कितने का आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कैलकुलेट कर देते हैं। कितने की रिवैल्यूएशन हुई थी, फेयर वैल्यू ईयर एंड पे 2.5 मिलियन। ठीक है, रिवैल्यूएशन मॉडल यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ईयर एंड पे 2.5 मिलियन है और उस वक्त रेट कितना है 165। तो 165 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा 412.5 मिलियन। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इतने से आ गई 412.5 मिलियन उस दिन का, यानी ईयर एंड की रिवैल्यूएशन रेट और जो करेंसी चेंज रेट था दोनों लगा दिए, आंसर आ गया। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट 412.5 मिलियन से रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, इससे बाद गेन ऑन रिवैल्यूएशन या रिवैल्यूएशन सरप्लस वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 412.5 मिलियन इस वक्त है, माइनस किससे कर देंगे, ये स्टार्ट में 2 मिलियन था, रिवैल्यूएशन की वजह से 2.5 मिलियन हुआ है, और जो करेंसी का रेट था वो स्टार्ट में था 144। इनका डिफरेंस कर लेंगे तो रिवैल्यूएशन गेन आ जाएगा, जो कि कितना आ गया 124.5 मिलियन। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी आ गया, रिवैल्यूएशन सरप्लस भी आ गया। आगे हमने प्रॉफिट और लॉस निकालना है, जो कि आना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। प्रॉफिट एंड लॉस इस केस में डेप्रिसिएशन की वजह से आ सकता था, लेकिन चूंकि यहाँ पे रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ हो रहा है तो डेप्रिसिएशन कोई चार्ज नहीं होगी, तो नो डेप्रिसिएशन। तो इसका आंसर हो जाएगा 14 का सी, जिस पे ये तीनों चीज़ें लिखी हुई हैं। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट रुपीज़ 412.5 मिलियन, रिवैल्यूएशन सरप्लस 124.5 मिलियन, और प्रॉफिट और लॉस रुपीज़ नील। ठीक है, आगे 15th MCQs, विच टू ऑफ फॉलोइंग आर सेकेंडरी इंडिकेटर फॉर डिटरमाइनिंग फंक्शनल करेंसी ऑफ एन एंटिटी। कौन कौन से जो है ना सेकेंडरी इंडिकेटर हैं। तो पहले मैं वो कह रहा था करेंसी इन विच फंड्स फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आर जनरेटेड। तो जिस करेंसी में फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ के फंड जो जनरेट हो रहे होते हैं तो वो इंडिकेटर होता है। हाँ, जाहिर सी बात है वो इंडिकेटर होता है। ठीक है, तो एक तो इसका ए हो जाएगा। उसने दो पूछे हैं 15 का, एक तो हो गया ए, ये हमने पीछे भी पढ़ा था तो पीछे भी इंडिकेटर था। बी में वो कह रहा था करेंसी ऑफ कंट्री इन विच एंटिटी इज रजिस्टर्ड। तो रजिस्टर्ड किसी भी कंट्री में हो सकती है, तो ये इंडिकेटर नहीं है फंक्शनल करेंसी का। ठीक है, कोई भी कंपनी जो है वो किसी भी मुल्क में रजिस्टर्ड हो सकती है, तो उस मुल्क की करेंसी नहीं होगी, उसकी फंक्शनल करेंसी कोई भी हो सकती है। सी में वगैरह था करेंसी इन विच रेसिप्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आर यूजुअली रिटेन्ड। हाँ, तो जिस करेंसी में रिटेन हो रही होती है रेसिप्ट, उसको भी हमने लिखना होता है। तो ये भी इंडिकेटर है फंक्शनल करेंसी का। इंडिकेटर्स ए भी हो गया और सी भी होगा, दो ही उसने पूछे हुए हैं। लास्ट पे वो कह रहा था करेंसी दैट मेंटेन इन्फ्लुएंस लेबर मटेरियल और कॉस्ट। ये भी पीछे आया था, तो जाहिर सी बात है मटेरियल किसी भी करेंसी में हम ख़रीद सकते हैं, कॉस्ट किसी भी करेंसी में हम इनकर कर सकते हैं, तो ये भी फंक्शनल करेंसी का इंडिकेटर नहीं है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ए और सी, 15 का ए और सी। अब ये वैसे स्टैंडर्ड्स में पैराग्राफ नंबर 10 में IAS 21 पैराग्राफ नंबर 10 में ये इसके बारे में बताया होगा कि फंक्शनल करेंसी का कौन कौन सा इंडिकेटर है, तो वहाँ जाके एक दफ़ा पढ़ा भी जा सकता है। तो अभी इसका ए और सी हो जाएगा। तो MCQ नंबर 16 की तरफ चलते हैं। MCQ नंबर 16 में वो क्या कह रहा है, ML फंक्शनल करेंसी इज़ पाक रुपीज़, इट बाउट अ प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क फॉर 5 मिलियन on Yakam July 2019, 25% amount was paid immediately, remaining to be paid on 31 October 2019। तो सेम ही MCQ है, सिर्फ करेंसी डिफरेंस आ रहा है, बल्कि ये MCQ नंबर 12 की तरह MCQ नंबर 12 के सेम है। ठीक है, लेकिन पूछ क्या रहा है आखिर में वो कह रहा है एट विच अमाउंट द अबाउ प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड
इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 30 सितंबर 2019, यानी 30 सितंबर 2019 को अबाउ प्रॉपर्टी किस अमाउंट से रिप्रेजेंट हो रही होगी। ठीक है, तो ख़रीदी कितने की थी, 5 मिलियन की, इसको रेस कर देते हैं। 5 मिलियन की ख़रीदी थी और जिस दिन ख़रीदी उस दिन रेट क्या था, 164। तो पाकिस्तानी रुपीज़ यानी रुपीज़ में आ गया 820 मिलियन की कॉस्ट, जितने से रिकॉर्ड होगा। लेकिन उसने हमसे ईयर एंड का पूछ लिया, ईयर एंड पे कितनी अमाउंट से आएगी। तो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करनी है, 50 ईयर्स यूज़फुल लाइफ है और 3 मंथ, जुलाई अगस्त और सितंबर, 3 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जो कि आ जाएगी 4.1। ठीक है, अब इन दोनों को माइनस कर लेंगे कैरिंग अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। 820 माइनस 4.1, आंसर आ जाएगा 815.9 मिलियन। तो 30 सितंबर 2019 को कितने रकम से आ जाएगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ये प्रॉपर्टी, 815.9 मिलियन रुपीज़। ठीक हो गया। एमसीक्यू नंबर 16 भी कंप्लीट हो गया। 17 में वो कह रहा है एमएल फंक्शनल करेंसी इज, तो सेम ही एमसीक्यू था तकरीबन, पीछे वाला हम रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं डायरेक्ट। रिक्वायरमेंट में वो पूछ रहा है एट विच अमाउंट द पेएबल फॉर प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 30 सितंबर 2019, यानी 30 सितंबर 2019 को पेएबल कितना रह गया होगा। ठीक है, पेएबल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमारे कितना आ रहा होगा। तो 25% टोटल 5 मिलियन की ख़रीदी थी, 25% हमने एडवांस इमीडिएटली पेमेंट दे दी थी इमीडिएटली, बाकी 75% जो थी वो बाद में पेमेंट करनी थी। तो 75% हमने पेमेंट करनी है। 30 सितंबर को रेट है 158 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 592.5 मिलियन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पेबल आ रहा होगा 592.5 मिलियन से। ठीक है, तो इसका 17 का ये आंसर हो जाएगा। आगे 18 भी सेम ही है, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं डायरेक्ट। व्हाट इज़ टोटल चार्ज या क्रेडिट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ अबाउट फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2019, यानी 30 सितंबर 2019 को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कितना हमने चार्ज रिकॉर्ड किया होगा, टोटल चार्ज कितना आ रहा होगा, टोटल एक्सपेंस कितना आ रहा होगा। तो 18 है। सबसे पहले तो सिंपली एक डेप्रिसिएशन आएगी। ठीक है, टोटल ख़रीदा था 5 मिलियन का, 5 मिलियन को उस दिन के रेट यानी 164 से मल्टीप्लाई करेंगे, 820 आ जाएगी टोटल कॉस्ट। पहले भी आई है हमारी, पहले भी हमने कैलकुलेट की थी। 50 ईयर्स यूज़फुल लाइफ है, जुलाई अगस्त सितंबर 3 मंथ हमने यूज़ किया, 12 से डिवाइड किया तो डेप्रिसिएशन आ गई 4.1 मिलियन। ठीक है, इसके अलावा आएगा हमारे पास एक्सचेंज गेन, फॉरेन गेन जो आ जाएगा, एक्सचेंज गेन आ जाएगा। 75% पेमेंट अभी करनी थी, 164 माइनस 168, ये पहले भी हमने कैलकुलेट किया था, इस वजह से सिंपली सिर्फ 158 इस दफ़ा 30 सितंबर पे रेट किया 158। ठीक है, 158 हो चुका है, रेट कम हो गया, पेमेंट हमें कम करनी पड़ेगी, इस वजह से हुआ गेन। तो इसका आंसर आ जाएगा 22.5 मिलियन। तो ये हमारे पास गेन आ गया और ये डेप्रिसिएशन थी, इनको माइनस किया, 22.5 माइनस 4.1, नेट आ गया 18.4 मिलियन। तो ये हमारा आंसर हो गया एमसीक्यू नंबर 18 का। ठीक है, आगे हम 19 की तरफ चलते हैं। 19 में भी तकरीबन एमसीक्यू सेम ही है, रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं पहले। एट विच अमाउंट द अबाउ प्रॉपर्टी शैल बी प्रेजेंटेड इन स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑन 30 सितंबर 2019। 30 सितंबर 2019 को हमारे पास किस अमाउंट से वो प्रॉपर्टी आ रही होगी। ठीक है, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ हो रहा है। खरीदी 5 मिलियन की थी, ठीक है, और रिवैल्यूएशन होकर 5.1 की हो गई, 5.1 की हो गई। और 30 सितंबर ईयर एंड है, ईयर एंड का रेट जो है वो है 158 से मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली, आंसर आ जाएगा 805.8 मिलियन। तो ईयर एंड पे इसी अमाउंट से फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपर्टी आ रही होगी।
ठीक है, आगे लास्ट एमसीक्यूज है एमसीक्यूज नंबर 20। एमसीक्यूज नंबर 20 में वो रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं पहले। व्हाट इज़ टोटल चार्ज या क्रेडिट इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन रिस्पेक्ट ऑफ अबव फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 2019। तो फिर वो यही पूछ रहा है कि ईयर एंड पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कितना चार्ज आ रहा होगा, कितना एक्सपेंस वगैरह रिकॉर्ड हो रहा होगा। तो एमसीक्यू सेम या 5 मिलियन से ख़रीदा, ठीक है, 5 मिलियन की प्रॉपर्टी ख़रीदी है जिसकी 25% इमीडिएटली पेमेंट हुई थी, और जिस दिन ख़रीदी है उस दिन रेट यहाँ पे 164 रेट है। 820 मिलियन से रिकॉग्नाइज़ कर देंगे हम प्रॉपर्टी को, ठीक है। उसके बाद ईयर एंड पे यहाँ पे रिवैल्यूएशन मॉडल यूज़ हो रहा है, ठीक है। रिवैल्यूएशन मॉडल वो सेकंड लास्ट पैराग्राफ में बता रहा है मून लिमिटेड यूजेस फेयर वैल्यू वेयर परमिटेड अंडर रेलिवेंट IFRS। तो फेयर वैल्यू यूज़ कर रहा है 5.1, उसकी फेयर वैल्यू प्रॉपर्टी है 30 सितंबर 2019 पे, और इस दिन रेट कितना है 158 से रेट से मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया 805.8 मिलियन। ईयर एंड पे इस अमाउंट से आ रहा होगा, ठीक है। अब जो वैल्यूज कम हुई है, डिक्रीज इन वैल्यू, वो कितनी, इन दोनों का डिफरेंस लिया तो आ गया 14.2 मिलियन से ये वैल्यू इसकी हो गई है कम, ठीक है। इसके बाद जाहिर सी बात है अगर फेयर वैल्यू यूज़ हो रहा है तो डेप्रिसिएशन हम चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है, डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे। और जो हमने अभी पेमेंट करनी है 75% 5 मिलियन की, 5 मिलियन का ख़रीदा है, 25% इमीडिएटली पेमेंट हो गई थी, 75% हमने पेमेंट करनी है अभी। तो इससे हम कैलकुलेट कर देंगे कितना हमें गेन आएगा फ़ॉरेन करेंसी चेंज होने की वजह से। 164 पहले था और 158 ईयर एंड पे हो गया है करेंसी रेट चेंज, ठीक है। 164 माइनस 158 करेंगे तो यहाँ पे गेन आ जाएगा 22.5 मिलियन, ठीक हो गया। 22.5 मिलियन गेन आ गया, और पहले जो टोटल लॉस आया है वो है 14.2। तो इन दोनों को नेट कर देंगे, 22.5 मिलियन का गेन और टोटल जो डिक्रीज़ इन वैल्यू है 14.2, इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 8.3 मिलियन, जो कि टोटल हमने चार्ज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो इसका आंसर हो जाएगा एमसीक्यू नंबर 20 का 8.3 मिलियन। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो गया। तो खुदा हाफिज़।